हेलो एवरीवन। आज के सेशन में हम लोग वर्षांत समीक्षा 2021 यानी ईयर एंड रिव्यू को कवर करेंगे। ईयर एंड रिव्यू 2021 जो कि 2022-23 का एडिशन है। इसमें वर्षांत समीक्षा में आपके केंद्रीय मंत्रालय और विभाग के अंतर्गत क्या क्या कामकाज होते हैं, क्या क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है, पिछले साल के मुकाबले इस साल में क्या क्या बेहतर है, इस साल क्या क्या ऐसा टारगेट रखा गया है, इन सारी चीज़ों को हम इसमें कवर करेंगे। इसमें हम केंद्रीय मंत्रालय और विभाग में वाणिज्यिक और उद्योग मंत्रालय के बारे में जानेंगे और आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय के बारे में। इन दो टॉपिक को हम लोग इसमें कवर करेंगे। और ये वर्षांत समीक्षा जो है ये आपके यूपीएससी प्री मेंस, स्टेट पीसीएस प्री मेंस दोनों के लिए ही, प्री और मेंस एग्जामिनेशन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपका स्टैटिक पोर्शन भी कवर हो जाएगा, साथ ही आपको आंसर राइटिंग लिखने में भी हेल्प मिलेगी, कुछ फैक्ट आपके इससे कवर हो जाएंगे। तो जितने भी चीज़ें हैं वो बहुत ज़्यादा यूज़फुल, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत आपका वाणिज्य विभाग और उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग आएंगे। तो वाणिज्यिक विभाग की बात करें तो वर्ष 2021-22 के लिए 200 देशों और 30 त्वरित अनुमान वस्तु समूहों के लिए 400 बिलियन अमेरिकी डॉलर का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। नवंबर 2021 तक भारत का व्यापारिक वस्तुओं का निर्यात 400 अरब अमेरिकी डॉलर के लक्ष्य के 65% तक पहुंच गया है। 65% से अधिक 65.89% तक पहुंच गया है। आगे बढ़ने से पहले ये केंद्रीय बजट 2022-23 का उत्पादकता में सुधार एवं निवेश के लिए क्या क्या लक्ष्य है। उत्पादकता में सुधार एवं निवेश में सबसे पहले कारोबारी सुगमता 2.0 में क्या क्या टारगेट रखा गया है विश्वास आधारित शासन में। तो ये आपके एक वन लाइनर की तरह हो गया, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये पॉइंट को आप नोट डाउन भी कर सकते हैं। तो आईटी ब्रिज कारोबारी में सुगमता में जो लक्ष्य रखा गया है वो है आईटी ब्रिज के जरिए केंद्र एवं राज्य स्तरीय प्रणालियों का एकीकरण, भू अभिलेखों के आईटी आधारित प्रबंधन के लिए यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर, कंपनियों को स्वैच्छिक तौर पर बंद करने की सुविधा के लिए सीपेस की स्थापना, सरकारी खरीद में सिक्योरिटी बॉन्ड का उपयोग और एंड टू एंड ई बिल सिस्टम, एवीसीजी को बढ़ावा देने के लिए टास्क फोर्स, 5G को PLI योजना का समर्थन, उद्योग स्टार्टअप शैक्षणिक संस्थानों के लिए रक्षा R&D, वर्ष 2022-23 में घरेलू उद्योग से रक्षा क्षेत्र के लिए 68% पूंजीगत क्रय बजट। बढ़ते हैं आगे। 6 अगस्त 2021 को प्रधानमंत्री ने 400 अरब डॉलर का निर्यात लक्ष्य प्राप्त करने के लिए लोकल गोज ग्लोबल मेक इन इंडिया फॉर दी वर्ल्ड विषय पर राजदूतों, उच्चायुक्तों अथवा वाणिज्यिक मिशनों, मंत्रालयों अथवा विभागों, राज्यों अथवा संघ राज्य क्षेत्रों, कमोडिटी बोर्डों अथवा प्राधिकरणों, उद्योग अथवा व्यापार संघों आदि को संबोधित किया। अप्रैल-नवंबर 2020 अवधि के 174.16 बिलियन अमेरिकी डॉलर की तुलना में अप्रैल-नवंबर 2021 के दौरान निर्यात का कुल मूल्य 263.57 अरब अमेरिकी डॉलर अनुमानित किया गया है। 2020 की तुलना में 2021 की बात करें तो ये 51% से अधिक सकारात्मक वृद्धि है, जो कि 51.34% की सकारात्मक वृद्धि है। अप्रैल-नवंबर 2019 की तुलना में अप्रैल-नवंबर 2021 में निर्यात में 24.82% की सकारात्मक वृद्धि दर्ज की गई है। तो अब दूसरा जो लक्ष्य है वो है, क्या टारगेट रखा गया है उत्पादकता में सुधार एवं निवेश में, जीवन की सुगमता में। जीवन की सुगमता में जो टारगेट है वो है चिप लगे पासपोर्ट जारी होंगे, भवन निर्माण नियमों का आधुनिकीकरण, शहरी नियोजन योजनाओं का कार्यान्वयन और ट्रांजिट केंद्रित विकास, शहरी नियोजन में उत्कृष्टता केंद्रों की स्थापना, शहरी क्षेत्रों में चार्जिंग स्टेशनों की स्थापना के विकल्प के तौर पर बैटरी अदला बदली नीति। तो ये 4 पॉइंट हैं जो कि लक्ष्य जीवन की सुगमता से संबंधित निर्धारित है। वैश्विक वाणिज्यिक सेवाओं के निर्यात में भारत की हिस्सेदारी 2019 की
3.5% से बढ़कर के 2020 में 4.1% हो गई, जिससे वाणिज्यिक सेवाओं के प्रमुख निर्यातकों में भारत का स्थान 8वें से सुधर करके 2020 में 7वां हो गया। 20 से 26 सितंबर 2021 के मध्य वाणिज्य विभाग द्वारा आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाने के लिए वाणिज्य सप्ताह का आयोजन किया गया। तीसरा, कीमतों एवं मुद्रास्फीति से संबंधित क्या क्या लक्ष्य हैं, क्या क्या हुआ है बदलाव। तो औसत हेडलाइन उपभोक्ता मूल्य सूचकांक संयुक्त यानी CPIC अप्रैल दिसंबर 2021-22 में गत वर्ष के 6.6% से घट करके 5.2% पर है। खाद्य मुद्रास्फीति पर अप्रैल दिसंबर 2021-22 में गत वर्ष के 9.1% से घट करके 2.9% हुई है। प्रभावी आपूर्ति पक्ष प्रबंधन से कीमतों पर नियंत्रण, दालों और खाद्य तेलों की कीमतों में वृद्धि को रोकने के लिए सक्रिय उपाय किए गए। महामारी की अवधि के दौरान नीतियों की स्थिरता प्रदान करने के लिए विदेश व्यापार नीति यानी FTP 2015 से 20 को वर्ष 21-22 के लिए यानी 31 मार्च 2022 तक बढ़ा दिया गया है। ठीक है, FTP 2015-20 को 21-22 के लिए 31 मार्च 2022 तक बढ़ा दिया गया। एडवांस ऑथराइजेशन यानी AA अथवा निर्यात संवर्धन पूंजीगत माल यानी EPCG योजना तथा निर्यात उन्मुख इकाई यानी EOU योजना के तहत एकीकृत माल और सेवा कर और क्षतिपूर्ति उपकर से छूट 31 मार्च 2022 तक बढ़ाई गई। निर्यातित उत्पादों पर शुल्क और करों की छूट यानी RODTEP योजना को 1 जनवरी 2021 से निर्यात पर अधिसूचित किया गया है। ये योजना ऐसे करों अथवा शुल्कों अथवा लेवी की प्रतिपूर्ति के लिए एक तंत्र बनाती है जो वर्तमान में केंद्रीय, राज्य और स्थानीय स्तर पर किसी अन्य तंत्र के तहत वापस नहीं किए जा रहे हैं, लेकिन जो निर्यात किए गए उत्पादों के निर्माण और वितरण की प्रक्रिया में खर्च किए जाते हैं। अगला लक्ष्य कीमतों एवं मुद्रास्फीति से संबंधित ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। थोक मूल्य सूचकांक यानी WPI में अप्रैल दिसंबर 2021 के दौरान 12.5% तक की दर से वृद्धि हुई है। ये इंगित करता है कि गत वर्ष का कमजोर आधार, आर्थिक गतिविधियों में तेजी हुई, कच्चे तेल और अन्य आयातित आदानों की अंतर्राष्ट्रीय कीमतों में तेज वृद्धि हुई, उच्च माल ढुलाई लागत। इस योजना की छूट की दर 0.1% से 4.3% तक होती है। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड यानी CBIC वित्त मंत्रालय इस योजना को लागू कर रहा है। 23 सितंबर 2021 को वित्तीय वर्ष 2019-20 में प्रदान की गई सेवाओं के लिए भारत से सेवा निर्यात योजना यानी SEIS को अधिसूचित किया गया था। 22 फरवरी 2021 को भारत और मॉरिशस ने व्यापक आर्थिक सहयोग और भागीदारी समझौते यानी CECPA पर हस्ताक्षर किए, जो कि 1 अप्रैल 2021 को लागू हुआ है। CECPA अफ्रीका में किसी देश के साथ भारत द्वारा हस्ताक्षरित पहला व्यापार समझौता है। ठीक है, CECPA जो है वो अमेरिका में किसी भी देश के साथ में भारत के द्वारा हस्ताक्षर किया गया पहला व्यापार समझौता है। भारत और मॉरिशस के बीच में CECPA में भारत के लिए 310 निर्यात वस्तुओं को शामिल किया गया है और सेवाओं के व्यापार के संबंध में भारतीय सेवा प्रदाताओं को 11 मुख्य सेवाएं क्षेत्रों के लिए लगभग 115 उप क्षेत्रों तक पहुंच होगी। अब ये जो लक्ष्य है वो आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को हासिल करता उद्योग एवं अवसंरचना है। क्या संरचना है ये? वर्ष 2021-22 के अप्रैल-नवंबर के दौरान गत वर्ष 15.3% की तुलना में IIP 17.4% की दर से बढ़ा है। वर्ष 2022 की दूसरी चौथाई में बड़े कॉरपोरेट्स का सर्वकालिक उच्च शुद्ध लाभ बिक्री अनुपात जो है वो 10.6% है।
ठीक है। 21-22 के अप्रैल नवंबर के दौरान गत वर्ष 15.3% की तुलना में IIP 17.4% की दर से बढ़ा है और 2020 की दूसरी चौथाई में बड़े कॉरपोरेट्स का उच्च शुद्ध लाभ बिक्री अनुपात 10.6% है। प्रतिदिन सड़क निर्माण की सीमा में 30.4% की वृद्धि, जो वर्ष 2019-20 में 28 किलोमीटर प्रतिदिन से बढ़कर के 36.5 किलोमीटर पर डे हो गई है। आगे बढ़ते हैं। 22 सितंबर 2021 को भारत संयुक्त अरब अमीरात व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता कैपा वार्ता UAE प्रतिनिधि मंडल की भारत की यात्रा के दौरान शुरू की गई थी। इस रणनीतिक आर्थिक समझौते से अनुमान है कि हस्ताक्षर होने के 5 वर्षों के अंदर द्विपक्षीय व्यापार, वस्तुओं में व्यापार $100 बिलियन और सेवाओं में व्यापार $15 बिलियन पर बढ़ेगा। 16 से 18 अगस्त 2021 तक वाणिज्य विभाग की एक पहल और एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम ब्रिक्स व्यापार मेला भारत की अध्यक्षता में वर्चुअल माध्यम से आयोजित किया गया था। अगला लक्ष्य आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को हासिल करता उद्योग एवं अवसंरचना है। भारतीय रेलवे के लिए पूंजीगत व्यय में वर्ष 2014 के स्तर की तुलना में 5 गुना वृद्धि के साथ में 2.15 लाख करोड़ तक बढ़ाने का बजट रखा है। उद्योगों के विस्तार को प्रोत्साहित करने के लिए प्रोत्साहन योजना बनाई गई, यानी PLI। भौतिक तथा डिजिटल आधारभूत संरचना को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण पहलें हुई। 1 अक्टूबर 2021 से 31 मार्च 2022 तक वर्ल्ड एक्सपो 2020 दुबई में आयोजित किया जा रहा है। कहाँ पे? दुबई में। ये पहला एक्सपो है जो कि MEASS यानी मध्य पूर्व अफ्रीका और दक्षिण एशिया क्षेत्र में आयोजित किया जा रहा है। 1 अक्टूबर 2021 को दुबई में वर्ल्ड एक्सपो में इंडिया पवेलियन का उद्घाटन किया गया। वर्ल्ड एक्सपो 2020 का मुख्य विषय कनेक्टिंग माइंड्स क्रिएटिंग द फ्यूचर है। मुख्य विषय को आगे एक्सपो की 3 उप विषयों अवसर, गतिशीलता और स्थिरता में बांटा गया है। वर्ल्ड एक्सपो 2020 का मुख्य विषय क्या था? कनेक्टिंग माइंड्स क्रिएटिंग द फ्यूचर। मुख्य विषय को आगे एक्सपो की 3 उप विषय हैं अवसर, गतिशीलता और स्थिरता में बांटा गया। गवर्नमेंट्स ई-मार्केट प्लस यानी GEM पर कुल 31.8 लाख विक्रेता जुड़े हुए हैं, जिनमें से 7.39 लाख सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम हैं, जो कि विक्रेता आधार का लगभग 23% हिस्सा है और GEM पर संचयी सकल व्यापारिक मूल्य का 57% से अधिक योगदान करते हैं। 13 अक्टूबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री गति शक्ति के शुभारंभ के अवसर पर अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी सह सम्मेलन केंद्र यानी IECC परियोजना के एक भाग के रूप में नए प्रदर्शनी परिसर हॉल 2, 3, 4 और 5 का उद्घाटन किया। अक्टूबर 2021 में विभिन्न मंत्रालयों अथवा विभागों के द्वारा उठाए गए कदमों को एक राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में समग्र रूप से एकीकृत करने और परियोजनाओं के योजना, संचालन और निगरानी के लिए समन्वित IT सक्षम मानचित्र आधारित दृष्टिकोण प्रदान करने के लिए PM गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान शुरू किया गया था। राष्ट्रीय मास्टर प्लान में राज्यों को शामिल करने के लिए PM गति शक्ति पर राज्यों के क्षेत्रीय सम्मेलन वर्तमान में नवंबर 2021 से जनवरी 2022 तक आयोजित किए जा रहे हैं। विश्व बैंक द्वारा जारी लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स 2018 में भारत 160 देशों में से 44वें स्थान पर था, जबकि देश 2014 में 54वें स्थान पर था। वाणिज्य विभाग द्वारा वित्त वर्ष 2017-18 से निर्यात से जुड़े बुनियादी ढांचे के विकास का समर्थन करके निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने के उद्देश्य से निर्यात हेतु व्यापार अवसंरचना योजना यानी TIES का कार्यान्वयन किया जा रहा है।
360 करोड़ रुपए के कुल बजट परिव्यय के साथ इस योजना को 5 साल के लिए यानी 2021-22 से 2025-26 तक बढ़ा दिया गया। वित्त वर्ष 2021-22 में 8 दिसंबर 2021 तक 113 करोड़ के कुल TIES फंड के साथ नई परियोजनाओं को अधिकार प्राप्त समिति द्वारा अनुमोदित किया गया है। कॉफ़ी बोर्ड ने ओडिशा के कोरापुट जिले में आदिवासियों द्वारा कॉफ़ी और काली मिर्च की खेती को बढ़ावा देने के लिए ओडिशा सरकार के साथ में एक कार्यक्रम शुरू किया है। 4 साल के इस कार्यक्रम को ओडिशा सरकार की वित्तीय सहायता और कॉफ़ी बोर्ड की तकनीकी सहायता से लागू करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। इसका बजट 16.46 करोड़ रुपए है। रबर बोर्ड डिजिटल विश्वविद्यालय केरल के सहयोग से विकसित डिजिटल मोबाइल एप्लीकेशन RUBAC का उपयोग करके रबर का राष्ट्रव्यापी गणना आयोजित कर रहा है, जिससे रबर के तहत क्षेत्र लगाए गए नए क्षेत्र, पुनः लगाए गए क्षेत्र, आयु प्रोफाइल का पता लगाया जा सके। ऑटोमोटिव टायर मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन यानी ATMA द्वारा प्रतिनिधित्व प्रमुख टायर कंपनियों ने 1100 करोड़ रुपए के योगदान के साथ में उत्तर पूर्व में नए रबड़ बागानों के विकास और रबड़ के संसाधित रूपों की गुणवत्ता में सुधार के लिए परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। 5 वर्षों में पूर्वोत्तर में 2 लाख हेक्टेयर रबर के बागान विकसित करने की योजना है। अब उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग के बारे में जानेंगे। वाणिज्यिक विभाग के बारे में तो आपने सारी चीज़ें समझ ली, जो कि आपके बहुत ज़्यादा वो सारे, इसमें बहुत सारे फैक्ट आपके कवर हो गए, बहुत सारे स्टैटिक पोर्शन उसमें से कवर हो गए, काफ़ी लिखने में आपको उससे हेल्प मिलेगी डेटास को। अब आप जानेंगे उद्योग एवं आंतरिक विभाग संवर्धन विभाग के बारे में। तो भारतीय अर्थव्यवस्था में वित्त वर्ष 2020-21 की पहली तिमाही में 24.4% की तेज गिरावट और दूसरी तिमाही में 7.3% की कमी दर्ज की गई है। एक तो पहली तिमाही में 24.4% की तेज गिरावट हुई और दूसरी में 7.3% की कमी दर्ज की गई है, जो कि कोविड महामारी से संबंधित चुनौतियों को अवसरों में बदलने के लिए 29.87 लाख करोड़ रुपए के बराबर के आत्मनिर्भर पैकेज की घोषणा के अतिरिक्त सरकार द्वारा कई सारे उपाय किए गए, जिससे कि आर्थिक स्थिति में सुधार आ सके। जनवरी 2021 में सरकार ने टीकाकरण अभियान आरंभ किया और कोविड महामारी के खिलाफ अपनी लड़ाई में स्वदेशी रूप से कोवैक्सीन टीके का विकास किया। 29 दिसंबर 2021 तक भारत में पहले ही 143 करोड़ से अधिक कोविड टीके लगाए जा चुके हैं। 2021-22 की पहली तिमाही में GDP वृद्धि दर में 20.1% और दूसरी तिमाही में 8.4% ऊपर आने के साथ सुधार के संकेत देना आरंभ कर दिया है। ई-वे बिल, रेल माल भाड़ा, बंदरगाह, ट्रैफिक, GST संग्रह तथा बिजली उपभोग जैसे कई उच्च बारंबारता वाले संकेतकों ने V आकार की सुधार प्रदर्शित किया है। वर्ष 2020-21 के दौरान औद्योगिक क्षेत्र के प्रदर्शन में उल्लेखनीय रूप से -8.4% तक गिरावट आई है, जो कि मुख्य रूप से मार्च 2020 के बाद से सार्वजनिक स्वास्थ्य पर कोविड-19 महामारी के द्वारा उत्पन्न प्रभाव को सीमित करने के लिए सरकार के द्वारा उद्योगों की राष्ट्रव्यापी बंदी के कारण आई थी। उपभोगों के जो कि आपका गिरावट दर्ज की गई है 8.4% की, और ये मुख्य रूप से मार्च 2020 के बाद में सार्वजनिक स्वास्थ्य पर कोविड-19 महामारी के द्वारा उत्पन्न प्रभाव को सीमित करने के लिए सरकार के द्वारा उद्योगों की राष्ट्रव्यापी बंदी के कारण आई थी। खनन और विनिर्माण क्षेत्रों पर इसका व्यापक प्रभाव पड़ा था, जिनमें -7.8% और -9.6% की गिरावट आई थी, जबकि विद्युत उत्पादन क्षेत्र में -0.5% की कमी आई थी। अप्रैल-अक्टूबर 2020 के लिए औद्योगिक उत्पादन के संचयी सूचकांक में 17.3% की गिरावट आई है। सरकार द्वारा उठाए गए विभिन्न कदमों ने अर्थव्यवस्था के आरंभिक पुनरुत्थान में सहायता की है, जिससे अप्रैल-अक्टूबर 2021 की अवधि के दौरान औद्योगिक में 20.0% की वृद्धि दर्ज की।
इसी प्रकार खनन, विनिर्माण और विद्युत क्षेत्रों में भी अप्रैल-अक्टूबर 2021 की अवधि के दौरान 20.4%, 21.2% और 11.4% की वृद्धि दर्ज की गई है, जिसमें खनन में 20.4%, विनिर्माण में 21.2% और विद्युत क्षेत्र में 11.4% की वृद्धि हुई है। 8 प्रमुख उद्योगों का सूचकांक ICI 8 प्रमुख उद्योगों यानी कोयला, कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम, रिफाइनरी उत्पाद, उर्वरक, इस्पात, सीमेंट और बिजली के प्रदर्शन की माप करता है। ICI में शामिल उद्योग औद्योगिक उत्पादन सूचकांक में 40.27% भार रखते हैं। वर्ष 2020-21 के दौरान ICI की वृद्धि दर पिछले 3 वर्षों यानी 2017-18 से 2019-20 के दौरान 3.0% की औसत वृद्धि दर की तुलना में 6.4% रही है। चालू वित्त वर्ष अप्रैल से अक्टूबर 2021-22 के दौरान ICI की वृद्धि दर 15.1% रही है। आत्मनिर्भर बनाने के लिए भारत के विजन तथा भारत की विनिर्माण क्षमताओं तथा निर्यातों के बढ़ोतरी करने को ध्यान में रखते हुए वित्त वर्ष 2021-22 से विनिर्माण के 14 प्रमुख क्षेत्रों उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन योजना यानी PLI के लिए आम बजट 2021-22 में 1.97 लाख करोड़ रुपए यानी $26 बिलियन के परिव्यय की घोषणा की गई है। 13 अक्टूबर 2021 को प्रधानमंत्री ने अवसंरचना विकास के लिए एक राष्ट्रीय मास्टर प्लान गतिशक्ति का शुभारंभ किया है। गतिशक्ति एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो कि रेलवे और सड़क मार्ग सहित 16 मंत्रालय को समेकित योजना, निर्माण और अवसंरचना कनेक्टिविटी कार्यान्वयन के लिए एक साथ लगाएगा। PM गतिशक्ति का उद्देश्य प्रमुख अवसंरचना परियोजनाओं के लिए हितधारकों के लिए समग्र योजना निर्माण को संस्थागत बनाने के माध्यम से पिछले मुद्दों का समाधान करना है। इसमें भारतमाला, सागरमाला, अंतर्देशीय जलमार्गों, बंदरगाहों, उड़ान आदि जैसे विभिन्न मंत्रालयों तथा राज्य सरकारों की अवसंरचना स्कीमों को शामिल किया जाएगा। स्टार्टअप इंडिया पहल प्रधानमंत्री द्वारा 16 जनवरी 2016 को भारत सरकार की एक प्रमुख पहल के रूप में आरंभ की गई थी। इस पहल का उद्देश्य भारत की स्टार्टअप संस्कृति के पोषण के लिए एक अधिक मजबूत परितंत्र का निर्माण करना था, जो कि हमारे आर्थिक विकास को और आगे बढ़ाएगा, उद्यमिता की सहायता करेगा और बड़े पैमाने पर रोजगार अवसरों का सृजन करेगा। स्टार्टअप नीतियों के निर्माण के साथ में स्टार्टअप अब कुल 30 राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के 633 जिलों में विस्तारित हो चुके हैं। उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग यानी DPIIT द्वारा मान्यता प्राप्त स्टार्टअप इकाइयों ने 2021 में लगभग 2 लाख रोजगारों का सृजन किया है। तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इससे संबंधित कि स्टार्टअप इंडिया पहल के आरंभ होने के बाद से कुल मिलाकर के अब तक 6.5 लाख से अधिक रोजगारों का सृजन किया जा चुका है। स्टार्टअप इकाइयों के लिए फंड ऑफ फंड्स यानी FFS के तहत में 80 वैकल्पिक निवेश कोषों के लिए 6,495 करोड़ रुपीस की प्रतिबद्धता की जा चुकी है और 540 स्टार्टअप इकाइयों में समर्थित IEF द्वारा 8,085 करोड़ रुपए का निवेश किया जा चुका है। स्टार्टअप इंडिया फंड स्कीम यानी SISFS के लिए 58 इनक्यूबेटरों का चयन किया गया है, जो कि स्कीम के तहत अनुदान के रूप में 232.75 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है। आम बजट 2020-21 प्रस्तुत करते हुए केंद्रीय वित्त मंत्री ने एक निवेश मंजूरी प्रकोष्ठ यानी ICC के गठन की घोषणा की थी, जो कि निवेश पूर्व परामर्श सहित निवेशकों को समग्र सुविधा तथा सहायता उपलब्ध कराएगा, भूमि बैंकों से संबंधित सूचना उपलब्ध कराएगा और केंद्र और राज्य स्तर पर मंजूरियों को सुगम बनाएगा। DPIIT ने इन्वेस्ट इंडिया के साथ मिलकर के एक नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम यानी NSWS के रूप में पोर्टल को विकसित करने की प्रक्रिया आरंभ की। नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम यानी NSWS
22 सितंबर 2021 को वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल देश में सभी नियामकीय मंजूरियों और सेवाओं के लिए वन स्टॉप के रूप में परिकल्पित NSWS www.nsws.government.in का शुभारंभ किया। विश्व बैंक के इज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट के अनुसार भारत की रैंक 2014 के 142 से सुधार करके 2020 में 63 हो गई है। 1 जनवरी 2021 को DPIIT केंद्रीय मंत्रालय अथवा विभागों तथा राज्य अथवा केंद्र राज्य क्षेत्र संघ राज्य क्षेत्रों में अनुपालन के बड़े डेटाबेस की निगरानी के लिए नियामकीय अनुपालन पोर्टल https://eodbrcp.dplit.government.in शुरू किया गया। केंद्र सरकार तथा राज्य सरकारों के बीच समन्वय में निवेश को गति प्रदान करने के लिए 29 मंत्रालयों अथवा विभागों में परियोजना विकास प्रकोष्ठों यानी PDC का गठन किया गया है। भारत औद्योगिक भूमि बैंक यानी IILB औद्योगिक अवसंरचना से संबंधित सभी सूचनाओं पर एक वन स्टॉप रिपोजिटरी के रूप में DPIIT द्वारा विकसित एक GIS आधारित पोर्टल है। इससे संबंधित इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वर्तमान में IILB के पास में 5.11 लाख हेक्टेयर भूमि क्षेत्र में विस्तृत लगभग 4500 औद्योगिक पार्क हैं। 45,000 2014-15 में भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी FDI अंतर प्रवाह $45.15 बिलियन था और तब से इसमें निरंतर क्या हो रही है, बढ़ोतरी होती जा रही है। वर्ष 2015-16 में FDI का अंतर प्रवाह बढ़कर के $55.56 बिलियन, वर्ष 2016-17 में $60.22 बिलियन, 60.22 बिलियन, वर्ष 2017-18 में $60.97 बिलियन, 2018-19 में $62 बिलियन, वर्ष 2019-20 में $74.39 बिलियन और वित्त वर्ष 2020-21 में भारत ने अब तक का सर्वाधिक $81.97 बिलियन अनंतिम संख्या का वार्षिक FDI अंतर प्रवाह दर्ज किया गया है। कितना? 81.97। 14 जून 2021 को सरकार ने स्वचालित मार्ग के जरिए बीमा कंपनियों में अनुमति योग्य FDI सीमा को 49% से बढ़ाकर के 74% करने के लिए अधिसूचना जारी किया है और सुरक्षा उपायों के साथ में विदेशी स्वामित्व और नियंत्रण की अनुमति दी है। सरकार ने पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस क्षेत्रों में शामिल सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों यानी PSU के रणनीतिक विनिवेश के लिए सैद्धांतिक मंजूरी प्रदान की है। उक्त क्षेत्र में स्वचालित मार्ग के तहत 100% तक विदेशी निवेश की अनुमति देने के लिए 29 जुलाई 2021 को अधिसूचना जारी की गई है। 6 अक्टूबर 2021 को दूरसंरचना सेवा क्षेत्र में स्वचालित मार्ग के तहत 100% तक विदेशी निवेश की अनुमति देने के लिए अधिसूचना जारी की गई है। 25 जनवरी 2021 को भारत के राजपत्र में अधिसूचित डिज़ाइन संशोधन नियम 2021 द्वारा स्टार्टअप इकाइयों और छोटे निकायों को उनके डिज़ाइनों के संरक्षण और डिज़ाइन फाइंडिंग को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। 30 मार्च 2021 को कॉपीराइट संशोधन नियम 2021 को अधिसूचित किया गया, जिसका उद्देश्य विमान नियमों को अन्य संगत कानूनों के साथ में समानता में लाना है। इसके बाद 21 सितंबर 2021 को प्रभावी हुए पेटेंट संशोधन नियम 2021 के माध्यम से शैक्षणिक संस्थानों के लिए पेटेंट शुल्क में 80% की कमी की गई है। सितंबर 2021 में ब्रिक्स का 13वां शिखर सम्मेलन भारत की अध्यक्षता में आयोजित हुआ है। 2012 तथा 2016 के बाद में तीसरी बार भारत में ब्रिक्स सम्मेलन की मेजबानी की। शिखर सम्मेलन की थीम ब्रिक्स @15 निरंतरता, समेकन और सर्वसहमति अंतर ब्रिक्स सहयोगी थी। 5 अक्टूबर 2021 को वाणिज्य एवं उद्योग राज्य मंत्री सोम प्रकाश द्वारा औद्योगिक पार्क रेटिंग प्रणाली रिपोर्ट 2.0 लॉन्च की गई। इसके बाद आते हैं हम आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय से संबंधित जितने भी कार्य हैं, जितने भी लक्ष्य हैं, सारी चीज़ों को बढ़ेंगे हम। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी यानी PMAYU
25 जून 2015 को आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी EWS, निम्न आय समूह यानी LIG और मध्यम आय समूह यानी MIG श्रेणी के बीच शहरी आवास की कमी को दूर करने के लिए शुरू किया गया था। ये कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बन गया है। तो इसके तहत में वर्ष 2022 तक झुग्गी झोपड़ी में रहने वालों के साथ योग्य शहरी परिवारों को पक्का घर सुनिश्चित किया गया है। 1.12 करोड़ आवासों की कुल निर्धारित मांग के मुकाबले में 1.14 करोड़ आवास स्वीकृत किए गए हैं। इसके बाद इनमें से कुल 91.5 लाख आवासों का निर्माण किया जा रहा है और 53 लाख आवास 12 दिसंबर 2021 तक में पूरे अथवा वितरित किए गए थे। अगला, अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन अमृत। अमृत के तहत में 77,640 करोड़ रुपए के कुल राज्य वार्षिक कार्यवाही योजना यानी साप आकार के मुकाबले 80,713 करोड़ रुपए की 5,818 परियोजनाएं कार्यरत हैं। वर्तमान में टोटल 50,118 करोड़ रुपए के खर्च के साथ में इन परियोजनाओं में से 57,414 करोड़ रुपए के कार्य इसमें पूरी हो चुकी 22,057 में से 22,756 करोड़ रुपए की परियोजनाएं शामिल हैं। तो ये भौतिक रूप में पूरे किए जा चुके हैं। कितना? 57,414 करोड़ रुपए के कार्य भौतिक रूप से पूरे किए जा चुके हैं। अमृत 2.0 को प्रधानमंत्री द्वारा 1 अक्टूबर 2021 को शहरों को जल सुरक्षित बनाने और सभी घरों में नल कनेक्शन के पानी पहुंचाने के उद्देश्य से लॉन्च किया गया था। अमृत 2.0 का 2021-22 से 2025-26 की अवधि के लिए निर्देशात्मक परिव्यय 2,77,000 करोड़ रुपए है, जिसमें कि 76,760 करोड़ रुपए का केंद्रीय हिस्सा शामिल है। सभी को नल से जल पहुंचाने के लिए 1.39 करोड़ नल कनेक्शन प्रदान करने का लक्ष्य है। अमृत के माध्यम से अन्य योजनाओं के साथ में दिसंबर 2021 तक 1.18 करोड़ नल कनेक्शन प्रदान किए गए हैं। अगला है स्वच्छ भारत मिशन शहरी। 2 अक्टूबर 2014 को भारत को कुल खुले में शौच से मुक्त यानी ODF बनाने की दृष्टि से शुरू किया गया था। इस मिशन के तहत 1 जनवरी 2021 से 31 शहरों ने खुद को ODF के रूप में घोषित किया है और 58 शहरों को ODF के रूप में प्रमाणित किया गया है। 1 जनवरी 2021 को ODF प्लस प्रमाणित शहरों की संख्या में 1,828 और ODF प्लस प्लस के प्रमाणित शहरों की संख्या 472 हो गई है। 1 अक्टूबर 2021 को प्रधानमंत्री ने सार्वभौमिक दृष्टिकोण अपनाने और सभी शहरी स्थानीय निकायों यानी ULB में स्वच्छता और पानी की उपलब्धता को लेकर के परिपूर्णता की दिशा में एक कदम बढ़ाने के लिए लगभग 4.4 लाख करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ में स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 का शुभारंभ किया। अगली योजना, दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन यानी DAYNULM। ये एक प्रमुख योजना है जिसका उद्देश्य इसका उद्देश्य मजबूत सामुदायिक संस्थानों के निर्माण, कौशल प्रशिक्षण, स्वरोजगार के लिए किफ़ायती ऋण तक पहुंच, रेहड़ी पटरी वालों के लिए सहायता और शहरी बेघरों के लिए आश्रय के माध्यम से शहरी गरीबी को कम करना है। ये योजना 28 राज्यों, 7 संघ राज्य क्षेत्रों और 3,806 शहरों में क्रियान्वित की जा रही है। इस योजना के तहत में शहरी बेघरों के लिए 1.30 लाख आश्रय स्थल बनाए गए हैं और 66.70 लाख महिला सदस्यों को 6.4 लाख स्वयं सहायता समूहों यानी SHG में शामिल किया गया। 25 राज्यों अथवा संघ राज्य क्षेत्रों में अमेजन और फ्लिपकार्ट जैसे ई-कॉमर्स कंपनियों के साथ में ई-कॉमर्स पोर्टल 5000 SHG सदस्यों द्वारा बनाए गए 2000 से अधिक उत्पादों की बिक्री के लिए समझौता ज्ञापन यानी MOU लागू किए गए थे। स्थानीय संस्कृति से जुड़े उत्पादों जैसे कि हस्तशिल्प, भोजन, परिधान, सजावटी उत्पादन को लोगों की नज़रों में लाने और बड़े बाजारों तक पहुंच दिलाने के लक्ष्य के साथ में सोन चिरैया ब्रांड को लॉन्च किया गया है। सोन चिरैया ब्रांड को लॉन्च किया गया है। मंत्रालय के आज़ादी का अमृत महोत्सव के एक भाग के रूप में पैसा यानी PAISA पोर्टल के साथ
पोर्टल के माध्यम से एरिया लेवल फेडरेशन यानी स्वयं सहायता समूह के फेडरेशन को रिवॉल्विंग फंड का समर्थन 30 सितंबर 2021 को शुरू किया गया था। स्ट्रीट वेंडर्स को स्वतंत्र और आत्मनिर्भर बनाने के लिए पीएम स्ट्रीट वेंडर की आत्मनिर्भर निधि यानी पीएम स्वनिधि की शुरुआत की गई थी। अगली योजना स्वादिष्ट व्यंजन की आधुनिक दुकान यानी स्वाद के तहत में मंत्रालय के स्ट्रीट फूड वेंडर्स यानी एसएफवी को एक डिजिटल प्लेटफॉर्म प्रदान करने के लिए स्विगी और जोमेटो के साथ में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। वर्तमान में 8,486 से अधिक एसएफवी प्लेटफॉर्म में शामिल किए गए हैं और उन्होंने 4.9 करोड़ रुपए से अधिक की बिक्री की है। लाभार्थियों को यूपीआई आईडी क्यूआर कोड जारी करने और डिजिटल प्रशिक्षण देने के लिए भारत पे, एमस्वाइप, फोन पे, एसवेयर जैसे डिजिटल भुगतान एग्रीगेट्स यानी डीपीए के साथ में समझौता किया गया। लगभग 24.5 लाख स्ट्रीट वेंडर को डिजिटल रूप से जोड़ा गया है, जिनमें से 9.1 लाख वेंडर्स डिजिटल रूप से सक्रिय हैं, जिन्होंने अब तक 10.9 करोड़ डिजिटल लेन देन किए हैं। जून 2021 में 14,788 करोड़ रुपए की पूर्ण लागत पर 58.19 किलोमीटर लंबी बेंगलोर मेट्रो रेल परियोजना चरण 2A और 2B को मंजूरी दी गई है। अब इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दिल्ली, बेंगलोर, चेन्नई, कोलकाता और नागपुर शहरों में 31 किलोमीटर मेट्रो रेल लाइनें चालू की गई हैं। दिल्ली मेट्रो के नेटवर्क में 94 किलोमीटर पर चालक रहित ट्रेन संचालन के साथ में भारत दुनिया की मेट्रो प्रणालियों के विशिष्ट वर्ग में चौथे स्थान पर है, जो कि चालक रहित ट्रेनों का संचालन करती है। तो इसके साथ ही आज का सेशन और केंद्र मंत्रालय और विभाग से संबंधित हम लोगों ने इसमें 2 टॉपिक कवर किया है। एक तो वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के बारे में और दूसरा आवास एवं शहरी मंत्रालय संबंधित जो भी टारगेट रखे गए हैं उन सारी चीज़ों को हमने कवर किया गया है। तो अब नेक्स्ट सेशन में आगे जितने भी इसमें टॉपिक हैं केंद्र मंत्रालय और विभाग से संबंधित वार्षिक वर्षांत समीक्षा 2021 उन सारे को हम लोग कवर करेंगे। सेशन यूज़फुल है तो उसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि जो भी वीडियोज़ आए इंपॉर्टेंट एग्जाम से रिलेटेड उनके नोटिफिकेशन आप सभी को मिलते रहें।